मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी लेसन सेकंड ही अभी हमारा चल रहा है। आज हम इसमें अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं। अनुच्छेद को आपको ध्यान में पढ़ना है, ठीक है। अनुच्छेदों का उचित शीर्षक चयन करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, अनुच्छेद के प्रारंभिक व अंतिम भाग में ही शीर्षक प्राय निहित होता है, या तो शुरू में होगा या लास्ट में होगा, इसलिए इन भागों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, अनुच्छेद को तब तक पढ़ना चाहिए जब तक कि उसका भावार्थ भली भांति समझ में न आ जाए। अनुच्छेद के महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त, सारगर्भित एवं विषय अनुसार व्यक्ति को चयनित करना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त, सारगर्भित एवं विषय अनुसार चयनित करना चाहिए। अनुच्छेद में उपयुक्त शीर्षक न मिलने पर भावार्थ को समझकर स्वयं उसका उपयुक्त शीर्षक बनाकर लिखें। वाक्य छोटे छोटे, सरल, स्पष्ट, रोचक व प्रभावशाली हों। अनुच्छेद में विषय खुलकर स्पष्ट हो जाना चाहिए। यदि अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हों तो पहले उन बिंदुओं को समझना चाहिए। उन्हीं के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। अपठित वाक्यांश, काव्यांश को हल करने के लिए आवश्यक निर्देश व सुझाव दे रहे हैं। तो अपठित काव्यांश को हल करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित आवश्यक निर्देश व सुझाव देना चाहिए। नंबर 1, छात्र काव्यांश के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। काव्यांश समझ रहे? काव्यांश का मतलब काव्य का अंश, जिसे आप कविता वगैरह कहते हैं, यह है काव्यांश। कभी समझोगे काव्यांश क्या चीज़ है? काव्यांश का मतलब कविता का अंश। उसके भावों को समझने की कोशिश करें। सभी प्रश्न भाव पक्ष यानी कि भावार्थ, अर्थ से संबंधित होते हैं। कला पक्ष मतलब रस, छंद, अलंकार से कोई प्रश्न नहीं होता है। पंक्तियों के अर्थ को समझते हुए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वरूप यदि पंक्तियों को भी लिख दिया जाए तो भी कुछ अंक मिल जाते हैं। प्रश्नों को पहले आत्मसात करके ही पंक्तियों पर ध्यान देना चाहिए, तभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए जा सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय ये अधिकाधिक प्रयास करना चाहिए कि उत्तर अपने शब्दों में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखा जाए। अब बता रहे हैं हम हिंदी शिक्षण में अच्छे मूल्यांकन की किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख। मूल्यांकन की 5 विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, मूल्यांकन एक व्यापक पद है। मूल्यांकन एक व्यापक पद है। जितना व्यापक मानव जीवन है उतना ही व्यापक मूल्यांकन है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। नंबर 2, मूल्यांकन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जहाँ से शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है, वहीं से मूल्यांकन की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाती है तथा यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। नंबर 3, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। मूल्यांकन की आत्मा एवं उसकी धुरी ही उसके उद्देश्य हैं। समस्त मूल्यांकन प्रक्रिया उद्देश्यों की प्राप्ति उसके दिए गए अनुभवों एवं साक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमती है। नंबर 4, मूल्यांकन संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। शिक्षा की किसी भी व्यवस्था या क्रिया से हम मूल्यांकन को नहीं हटा सकते हैं। यह संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने में हमारी सहायता करता है। मूल्यांकन शिक्षा का नियंत्रण है। मूल्यांकन मापक है तथा शिक्षा के प्रत्येक पद या अवस्था पर एक नियंत्रक का कार्य करता है। अब हम कुछ आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट के साथ साथ ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी है।
शॉर्ट प्रश्न में एक क्वेश्चन बनता है, पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पाठ्य वस्तु को पढ़ने से छात्रों को क्या लाभ होता है। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को पढ़ने से छात्रों में पठन कौशल का विकास होता है। छात्रों में संस्कृत भाषा की पठन दक्षता को पुष्ट करने के लिए अन्य पाठ्य वस्तुओं का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न 2 बनता है, अन्य पाठ्य वस्तु के अंतर्गत कौन कौन सी पठन सामग्री आती है। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तुओं के अंतर्गत बालोपयोगी पत्रिकाएं, चित्रों का उपयोग, रेडियो व दूरदर्शन का प्रयोग, समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं अन्य साहित्य आते हैं। अब प्रश्न बनता है, हमने आज बताया था अनुच्छेद के बारे में, अब हम अनुच्छेद में प्रश्न बनाते हैं। अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, किसी विचार, शक्ति, अनुभव, किसी घटना या दृश्य को कम से कम 7 या 8 पंक्तियों में व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन होता है। अगला प्रश्न बनता है, भाषा शैली किसे कहा जाता है। भाषा में प्रयुक्ति विशेष, विधा विशेष तथा प्रयोक्ता विशेष के अनुसार जो विभिन्नताएं दिखाई देती हैं उन्हें भाषा शैली कहा जाता है। समाचार पत्रों में कौन कौन से स्तंभ होते हैं। समाचार पत्रों में कुछ निश्चित स्तंभ भी होते हैं। नंबर 1 राजनीतिक पृष्ठ, नंबर 2 सामाजिक पृष्ठ, नंबर 3 शैक्षिक पृष्ठ और नंबर 4 बिजनेस पृष्ठ और नंबर 5 खेलकूद पृष्ठ, नंबर 6 मनोरंजन पृष्ठ आदि। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्तंभ भी होते हैं, जैसे लेख, आलेख, समसामयिक चर्चाएं एवं संपादकीय आदि। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है, समाचार पत्र किसे कहते हैं। समाचार पत्र किसे कहते हैं। उत्तर बनता है इसका, दैनिक अखबार। दैनिक मतलब जो रोजाना अखबार आता है, न्यूज़पेपर जिसे बोलते हो, दैनिक अखबार को समाचार पत्र कहा जाता है। इसमें प्रतिदिन घटित होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं भौगोलिक खबरें प्रकाशित होती हैं, जिन्हें प्रतिदिन वितरित कर दिया जाता है। पत्र पत्रिकाओं में अनेक ज्ञान विज्ञान के लेख तथा रोचक जानकारियाँ दी गई होती हैं। अब प्रश्न बनता है हमारा, अपठित गद्यांश को हल करने के लिए आवश्यक निर्देश व सुझाव दीजिए। अपठित गद्यांश को हल करने के लिए आवश्यक निर्देश व सुझाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, सबसे पहले गद्यांश के अंत में दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए। जो पैराग्राफ दिया है, गद्य खंड दिया है, उसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तभी आप उसको उस गद्य खंड में से उसका उत्तर खोजेंगे। तो क्या करना है, उसको सबसे पहले आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न में क्या कहा गया है, तो सबसे पहले गद्यांश के अंत में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। और नंबर 2, उसके बाद गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। गद्यांश को बाद में पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना चाहिए तथा मुख्य बातों को पेंसिल से रेखांकित करना चाहिए। जो मुख्य मुख्य बातें हैं अंडरलाइन करना चाहिए, जिसे कहते हैं रेखांकित करना चाहिए। ये था आज का हमारा चैप्टर लेसन नंबर 2 जो आज कंप्लीट हुआ, और कल नए अध्याय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।